वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है और ये देखेंगे एकदम अपडेटेड। तो प्यारे दोस्तों, ये घटना चक्र का सीरीज हमारा एनवायरनमेंट का कर रहे थे हम। और एनवायरनमेंट में पहला पार्ट मैंने चैप्टर जो कराया था आप देख सकते हैं, पर्यावरण सतत विकास। दूसरा पारिस्थितिकी। तीसरा दोस्तों जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी चल रहा था। ठीक है, इस पर हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट जो थ्योरी पार्ट है उसको देख रहे थे। मोस्टली थ्योरी पार्ट को हमने देख लिया था। इसका जो भी थ्योरी पार्ट है थोड़ा बहुत रह गया था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो प्यारे दोस्त, अभी हम इसका जो बाकी थ्योरी पार्ट बचा हुआ है उसको कवर करेंगे और फिर एक वीडियो में दोस्तों जितने भी इससे अभी तक एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ एक बार बस रिवाइज करके ये क्या क्या करा दिया था। तो मैंने आपका जैव विविधता क्या होती है इसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जैव विविधता से संबंधित एक मरीन सेंटर, इसके बारे में प्रवणता क्या होती है, साइलेंट वैली बताया, फूलों की घाटी, परवाल भित्ति जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कौन सी है, सिक्किम के बारे में बताया, पादप पलवक क्या होते हैं, जैव विविधता का ह्रास क्यों हो रहा है इस पर बात किया। ठीक है, पक्षियों की जो प्रजातियाँ उसमें गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है इसके बारे में, तितलियों के बारे में बताया मैंने। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार का होता है, एक्स सीटू इन सीटू। ठीक है, इसके बारे में बात किया। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे अच्छा तरीका है जैव विविधता को क्या बोलते हैं कंजर्व करने का। ठीक है, भारत में प्रबाल वित्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। आईयूसीएन के बारे में क्या था, रेड लिस्ट जारी करता है, कौन कौन सी चीज़ इसमें आती है रेड लिस्ट में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और संकट प्रजातियाँ, जैसे डोडो पक्षी के बारे में कई बार पूछा हुआ है, डुगोंग के बारे में पूछा हुआ है, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, चीता, तेंदुआ, ये सब के बारे में। लाल पांडा ये वाला देखेंगे आप, रेड पांडा, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये सारी बातों को हमने एटलीस्ट देख लिया था। और यहाँ पर देखेंगे प्रोसोपिस जूलीफोरा, इसके बारे में देखा था दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देन इसके बाद रामसार कन्वेंशन में आर्द्र भूमियों को क्या किया जाता है, आपका संरक्षित किया जाता है, भारत की 75 है। ठीक है, इसी प्रकार आप इससे जैव विविधता से संबंधित हम देख रहे थे, आपके जितने भी अधिनियम करार हुए थे इस पर भी हमने देख लिया था ये। ठीक है जी, देन आप देखेंगे कार्टाजाना प्रोटोकॉल जैव विविधता से जुड़ा हुआ, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे तो ये हमारा चल रहा था। इस आप देख लेंगे यहाँ पर जैव विविधता, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। मेरे प्यारे दोस्त 2003 में हुआ था क्योंकि भारत में 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ठीक है जी, क्या करता है ये, जैव चोरी को रोकता है प्यारे दोस्त। देसी आप देखेंगे और परंपरागत जो आनुवांशिक संसाधन है उनका संरक्षण करता है, जितने भी नहीं जेनेटिक रिसोर्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको हम आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो भारत या भारत से बाहर भी दोस्तों किसी रिसर्च के लिए नेशनल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या करता है, अनुमति जरूरी होती है, पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। जैव संसाधन पर दोस्तों आधारित जानकारी हेतु आवेदन से पूर्व क्या होता है, हमें इसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि जैव संसाधन पर आधारित कोई जानकारी है के लिए हमें आवेदन करना, तो पहले हमें इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आपको अथॉरिटी से। उसके बाद अभी टैरिफ, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर देख लीजिए टैरिफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी आप देख लीजिए 1976 में हुई थी। किसने मिलकर किया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और आईयूसीएन ने मिलकर किया था। क्या करना है अभी, सुनिश्चित करना कि वन्य पदार्थों आप देखेंगे वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, ये टैरिफ क्या करता है अभी। ठीक है, तो आप देखेंगे ट्रैफिक जो है दोस्तों ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए जो कई बार क्या होता है पादप के भी और जंतुओं का व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या होता है, कहीं इससे प्रकृति को खतरा ना हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी और सतत विकास के संदर्भ में पादपों और जंतुओं के व्यापार पर क्या करता है, निगरानी करता है। यानी कि आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो किसी भी चीज़ का व्यापार हो रहा है उसको रेगुलेट करता है ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को अक्षुण्ण बनाए रखें और दोस्तों सतत विकास को ध्यान में रखकर, यानी कि विकास कैसा हो, सतत हो। ठीक है, सतत विकास मतलब भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखा क्या गया विकास।
उसके बाद ये देख लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो यहाँ पर देखेंगे सैब पॉल, ठीक है, ये क्या है भाई, तो सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ठीक है जी, ये सैब पॉल है। नॉर्वे के साथ मिलकर चेन्नई में स्थापित किया गया है भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो नीतियां हैं उनमें दोस्तों व्यावसायिक दक्षता, ठीक है ना, यानी कि आप देखिए ऑक्यूपेशनल मतलब जो आपका कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, और क्षमता निर्माण करना है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इससे भी भाई कई बार बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, बायोडाइवर्सिटी एंड यूएन, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एंड यूएनओ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो बायोडाइवर्सिटी और इससे जुड़े हुए यूनाइटेड नेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या हैं, तो उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो दोस्तों इसको बोलते हैं सीबीडी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कब आया, अर्थ समिट, बार बार मैंने ये बताता हूँ कब आया, 1992 में। कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनरी, तो रियो डी जेनरी में इसका उदय हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, या इसका ही कभी कभी इसका फुल नेम क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उदय कब हुआ है तो देख लीजिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। अब इसके जो दोस्तों इसके जो कॉप होते हैं, इसका मतलब कॉप क्या हुआ, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखेंगे इसका जो कॉप 10 है, ये याद रखना, जापान में हुआ था, नागोया में दोस्तों, जापान में, ठीक है, 2010 में। यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण से संबंधित उपायों पर चर्चा हुई थी, याद रखना है। कॉप 11 देख लीजिए, तो कॉप 11 हुआ था दोस्तों हैदराबाद, भारत में, अक्टूबर 2012 में। ये कॉप सारी आपको पता होना चाहिए। कॉप 12 कहाँ पर हुआ है भाई, तो इसका कॉप 12 हुआ प्योंगचांग, और ये कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया में है, और कब हुआ, 2014। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है प्यारे दोस्तों, इसमें 2 साल का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, 2 ईयर्स पर कंडक्ट होता है। क्लियर हो गया ये बात आपको, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे कॉप 13, तो कानकुन में हुआ है। कानकुन कहाँ पर है, मैक्सिको, 2016 में। उसके बाद कॉप 14 कहाँ पर हुआ है, शर्म अल, ठीक है, शेख, ये कहाँ पर है भाई, शर्म अल शेख, ये मिस्र में है, तो 2018 में हुआ। 2000 दोस्तों देखो, अब अगला देखेंगे कॉप 15, यानी कि 20 में होना था, ये दोस्तों 2 चरणों में हुआ है। देखो जरा, एक्चुअली 20 आपको ये जो काल है ना, आपको इस काल को देखिए, ये कौन सा है, ये कोरोना का काल है। तो यहाँ पर कॉप 15 जो है वो 2 चरणों में हुआ। प्रथम जो हुआ था वो कुनमिंग में हुआ था, कुनमिंग चाइना में है, ये 2021 में। और दोस्तों जो आपका द्वितीय चरण है इसका मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में हुआ था 2022 में। तो अब यानी कि 2024 में होगा। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली जो लास्ट वाला है, ठीक है जी, तो याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला, देखो क्योंकि यूएन से जुड़े हुए ही हम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब हमने देखा कि सबसे पहला जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था वो था यूएन कन्वेंशन ऑन, देखेंगे आप, बायोडाइवर्सिटी, ये हमने देख लिया। दूसरा कन्वेंशन देखते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण कोई कन्वेंशन हो या प्रोग्राम, तो दूसरा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम है दूसरे का यूएन रेड, यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए। यूएन तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन हो गया। रेड का मतलब क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम, देख लीजिए, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है जी, यानी कि जो आपका इमिशंस हो रहा है, कार्बन इमिशंस, उसको कम करना किसके माध्यम से, जो आपका हमें क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो वनों को काटने की वजह से हो रहा है, या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी फॉरेस्ट वही उनका जो विनाश हो रहा है उसकी वजह से जो रुक रहा है, उसको रोकना है, मिला के ये मान लीजिए। ये एक अंतर लिखा हुआ है, अंतर संस्थागत कार्यक्रम है। इसका मतलब हुआ इसमें कई सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, ठीक है जी, जो कि कौन है भाई, इसमें लिखा हुआ UNFCCC के सदस्यों के तत्वाधान में इसको क्या बोलते हैं, तत्वाधान में इसको प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। यानी कि UNFCCC जिसका उदय कहाँ पर हुआ था, आपके इस यानी कि CBD के साथ 1992 में अर्थ समिट में हुआ था। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका यूएन रेड प्रोग्राम है, यूएन रेड प्रोग्राम, इसकी शुरुआत किसने की है, UNFCCC के सदस्यों द्वारा 2008 में, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से, मतलब ये आप देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, तो लिखा हुआ है ये है
FAO यानी कि आप देखेंगे फूड कॉरपोरेशन, ये इसको बोल सकते हैं FAO। ये हो गया आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। UNEP हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी दोस्तों आयोजन क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना। यानी कि आपको इसको आयोजन कौन करता है, तो ये तीन मिलकर FAO, UNEP, UNDP, और इसको तकनीकी विशेषज्ञ यानी कि जो आपकी तकनीकी टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है वो कौन प्रोवाइड कराता है, तो प्यारे दोस्तों यही प्रोवाइड आपका कराते हैं तीन मिलकर। उसके बाद है वनों में संचित कार्बन की जो मात्रा है उसका क्या करता है, आर्थिक मूल्य का आंकन, यानी कि जो वन हैं वो कितने कार्बन को सोख लेते हैं, उसका आर्थिक मूल्य कितना है। यानी कि मान लीजिए कि एक टन कार्बन को सोख सकता है, मान लो ये एक वन क्षेत्र है और ये 1 टन कार्बन को सोख सकता है, तो 1 टन कार्बन का मूल्य, आर्थिक मूल्य क्या होगा पैसे में, ठीक है, ये इसको मापता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए दोस्तों विकासशील देशों को ये प्रोत्साहन देता है। यानी कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, वनीकृत भूमि से यानी कि जो आप वनों का विस्तार करिए, इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ठीक है, इस बात को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसी से UN रेड प्रोग्राम से क्या हुआ, आगे लिखा हुआ से ग्रीन हाउस इमिशन कम करने हेतु दोस्तों वित्त प्रवाह संभव है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ग्रीन हाउस गैसों को आपका जो इमिशंस है हो रहा है उसको कम करने के लिए वित्त प्रवाह यानी कि दोस्तों आपका फाइनेंशियल कुछ हेल्प भी दी जा सकती है, जो कि गरीब देशों के विकास और बायोडाइवर्सिटी में अहम भूमिका होगा। इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसों के इमिशंस को कम करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराता है गरीब देशों को, ताकि गरीब देश अपने यहाँ पर विकास कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी की भूमिका को समझ सकें, अहम भूमिका, ठीक है। तो ये बता दिया। अब इसमें देखो, इसमें आ जाता है कि भाई अगला ही इसका ही स्टेप है UN रेड। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये D यहाँ पर रह गया था, ये UN रेड प्लस क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। ये पूरा क्या लिखा हुआ है, UN रेड, तो ये D तो है ही, प्लस अब की बार आ गया यहाँ पर प्लस प्रोग्राम, UN रेड प्लस प्रोग्राम। तो प्यारे दोस्त इसमें एक प्लस लग गया ना, तो देखेंगे इसका इसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए भाई, पहला क्या है, तो ये भी, इसको भी शुरुआत किसने किया है, UNFCCC यानी कि जलवायु, जो आपका जलवायु परिवर्तन पर जो आपका सम्मेलन है, ठीक है, उसके द्वारा ही इसको क्या किया गया, विकसित किया गया। लिखा हुआ है UNFCCC द्वारा विकसित एक जलवायु परिवर्तन समन क्या है दोस्तों, समाधान है ये, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से जो आपका जलवायु परिवर्तन से जो दिक्कतें हो रही हैं उसका समाधान करने का को वो करता है प्रयास। उसके बाद है वनों के सतत प्रबंधन करता है, यानी कि हम वनों का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम सस्टेनेबल मैनेजमेंट। और वनों के लिखा हुआ है कार्बन स्टॉक में वृद्धि करता है दोस्तों, जो वन है ना वो कितने कार्बन को स्टॉक कर सकते हैं उसमें भी उसको वृद्धि करने का ये प्रयास करता है, ऐसी तकनीकी मतलब पर विचार करता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है, उनका उपशमन में उसकी भूमिका, यानी कि उनको समाप्त करने में, ठीक है, जो दुष्प्रभाव है उनको कम करने का भी ये प्रयास करता है। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता संरक्षण में भी दोस्तों ये योगदान देता है, बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे कि कंजर्वेशन में भी योगदान देता है, गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रोत्साहन करता है, करता है नहीं करता, तो गरीब, इसका मतलब क्या हुआ, गरीबी कम करने में भी दोस्तों इसकी भूमिका है, क्योंकि आर्थिक सहायता दोगे तो गरीबी भी तो कम होगी ना। उसके बाद लिखा हुआ है वन्य पारिस्थितिकी समतुलनशीलता में भी भूमिका है, ठीक है, समुत्थानशीलता आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो वन होते हैं दोस्तों उनको भी क्या करता है, समुत्थानशीलता में भी इसकी भूमिका होती है, यानी कि उनको फिर से पारिस्थितिक तंत्र में जो आपके वन है या पारिस्थितिकी है उसका पुनरुत्थान में भी भूमिका निभाता है। उसके बाद आ जाइए जी, अगला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टीब। टीब क्या है भाई, टीब की फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। एक बार फिर से देख लीजिए, टीब की फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब हिंदी में आप कहेंगे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये एक वैश्विक पहल है दोस्तों। वैसे इसमें क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी और पारितंत्र के जो आर्थिक लाभ हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना और या फिर आपका जो पारितंत्र है उससे हमें क्या क्या आर्थिक लाभ हो रहे हैं,
कमाई जो हो रही है, ठीक है, यानी कि पैसे संबंधी। उसके बाद क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी और पारितंत्र के मूल्य की पहचान करता है, उसका निर्देशन करता है, उसका अधिग्रहण भी करता है दोस्तों, जिससे क्या होता है, मैं आप देखेंगे जो निर्णयकर्ताओं को क्या होती है, सहायता होती है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे वेटलैंड इंटरनेशनल। अब देखिए, वैसे आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाध्यकारी है, मैंने बताया रामसार कन्वेंशन। लेकिन दोस्तों वेटलैंड इंटरनेशनल अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंटरनेशनल है, लेकिन क्या है दोस्तों, ये एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल क्या है, एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, ठीक है। ये क्या करता है, नीचे देखेंगे, वेटलैंड और उसके संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन। यानी कि दोस्तों जो वेटलैंड होता है और उसमें जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको कंजर्व किया जाए और उनको पुनः स्थापित किया जाए। अच्छा, अगला काम क्या है, विभिन्न अनुसंधानों से दोस्तों जो प्राप्त ज्ञान है उसका इस्तेमाल वेटलैंड कंजर्वेशन में करना। यानी कि बहुत सारे रिसर्च की जाती हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका वेटलैंड कंजर्वेशन में यूज़ करना। उसके बाद देखेंगे, कई बार इससे क्वेश्चन आया था कि भाई इसका संबंध रामसार कन्वेंशन से है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, रामसार एक कन्वेंशन है, ठीक है, वो अलग मतलब एक समझौता है, और लेकिन दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये, क्या है, एक एनजीओ है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसका कोई सरोकार नहीं है, उससे लेना देना नहीं। आरंभिक नाम इसका हुआ करता था इंटरनेशनल वाइल्ड, आप देखेंगे वाइल्ड फॉल, ठीक है, इंक्वायरी, इसका पहले एक नाम हुआ करता था, आरंभिक नाम था इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल इंक्वायरी। खैर, इसके बाद देखेंगे जैव विविधता में कुछ विविध भी है भाई, बचा हुआ यानी कि कुछ बच जाता है, ठीक है, विविध इसको बोलते हैं मिसलिनियस। तो सीबक थॉर्न के बारे में कई बार पूछा हुआ, क्या है आखिर ये, ठीक है, सीबक थॉर्न। तो प्यारे दोस्त, सीबक थॉर्न की अगर हम बात करें, ये एक पर्वतीय झाड़ी है, झाड़ी या फिर पर्वतीय झाड़ी। ये मुख्य रूप से वैसे जो है मेनली जो सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है वो लद्दाख क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। इसका नाम इसीलिए लद्दाख में, क्योंकि लेह भी है दोस्तों एक जगह, तो इसको कई बार इसको ये बेरी होती है ना, झाड़ी जिस पर बेर लगते हैं, इसको लद्दाख बेरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो बेर होता है ना दोस्तों, बेर, उसमें क्या है, आप देखेंगे विटामिन और पोषक तत्व मिलते हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो चंगेज खां था दोस्तों, जब चंगेज खां ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उसकी सेना यानी कि चंगेज खां ने अपनी सेना को ऊर्जावान करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग भी किया था। रूसी आप देखेंगे कॉस्मोनॉट जो होते हैं, ठीक है, रूसी कॉस्मोनॉट का मतलब है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इसके तेल को कॉस्मेटिक आप देखेंगे कॉस्मिक विकिरण, ठीक है, कॉस्मिक विकिरण से बचाने के लिए इसका उपयोग किया था, तो याद रखेंगे। यानी कि इसका जो इससे तेल भी निकलता है, तो उस तेल का कॉस्मिक विकिरण होती हैं जो, उनसे बचने के लिए क्या था। संपूर्ण पौधा दोस्तों बहुत ही उपयोगी होता है, आप देखेंगे तो पर्यावरण के लिए क्या होता है, ये संरक्षण में बहुत ज़्यादा मदद करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है, अपनी जड़ों में क्या करता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है ये। शीत मरुस्थल जो होते हैं दोस्तों, शीत मरुस्थल यानी कि दोस्तों ये एक्चुअली जब ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, लेह, तो वो तो ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ पर जो मरुस्थल होगा वो शीत मरुस्थल होगा, यानी कि आप देखेंगे कि कोल्ड डिजर्ट होगा। तो कोल्ड डिजर्ट में का नियंत्रण, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक आदर्श पौधा माना जाता है, यानी कि कोल्ड डिजर्ट को ये कम करता है, एक मान ऐसे समझ सकते हैं। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने में की क्षमता है, तो ये उगेगा ही उसमें। अच्छा, और कहाँ पाया जाएगा, लद्दाख में भी मिल जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा, वैसे हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाएगा, उत्तराखंड में भी मिल जाएगा, सिक्किम में नाथुला में भी मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये आपको याद रखना, सीबक थॉर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। खैर, हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद है भाई, ये है सिकोया। सिकोया क्या है भाई, सिकोया विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ये कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, भारत यानी कि दुनिया का जीवित सबसे जो यानी कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, तो ये आपको याद रखना, सिकोया है। कहाँ पर मिलेगा, तो उत्तरी कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में मिलता है। लंबाई इसकी जो ना आप देख लीजिए 381 फीट, यानी कि आप देखेंगे इतने मीटर है, ठीक है, फिट में याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। इसके बाद देखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भितरकणिका। भितरकणिका की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही, एक तट है उड़ीसा के तट पर, और यहाँ पर
ऑलिव रिडले कछुआ रहते हैं प्रजनन करने के लिए, बहुत दूर से प्रशांत महासागर से यहाँ आते हैं। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक तो ब्राह्मणी और वैतरणी, समुद्र में गिरने से पहले दोस्तों यहीं पर मिलती हैं। तो याद रखेंगे, एक तो ब्राह्मणी और वैतरणी समुद्र में गिरने से पहले भितरकनिका तट पर मिलती हैं, ठीक है। और देखो ये शंख नदी को समझिए, शंख नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो निकलता है राउरकेला, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर। राउरकेला वैसे छत्तीसगढ़ में है, तो ये एक्चुअली सीमा पर पड़ता है झारखंड और छत्तीसगढ़ की पे, वहाँ से ये निकलता है शंख नदी, ठीक है। राउरकेला के पास दोस्तों ये दक्षिण कोयना से मिलती है और इसका नाम फिर हो जाता है ब्राह्मणी। इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिण कोयना भी, ब्राह्मणी का अन्य नाम क्या है, दक्षिण कोयना, ठीक है। अच्छा, वैतरणी नदी कई बार उद्गम स्थल दोस्तों ये है गुप्त गंगा पहाड़ी, उड़ीसा से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे जितनी भी थ्योरी है ये आपको जब आप MCQ लगाएंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। उसके बाद है दोस्तों ये लिखा हुआ है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये एक बुक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी ये एक बुक है, सन 2000 में ये आप पब्लिश हुई थी। इसकी लेखिका है वंदना शिवा, और दोस्तों ये भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है, ठीक है। भूमंडल मतलब ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसकी विरोधी है ये। उसके बाद देखेंगे आप शीत निष्क्रियता, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। शीत निष्क्रियता का मतलब है दोस्तों जैसे ही शीतकाल आता है तो कुछ जीव क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि वो ऐसे जीव हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई उनको मान लो खाना नहीं मिल पाता कई बार, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, शीतकाल में अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं 2-3 महीने के लिए, ठीक है। देखेंगे ये क्या होता है। तो शीत निष्क्रियता का मतलब क्या है, शीतकाल में अपने आप को निष्क्रियता करना, ठीक है, इनएक्टिव कर लेना, शीत निष्क्रियता कहलाता है। तो देख लीजिए क्या है, कहाँ पर होगा भी शीत निष्क्रियता, यहाँ लिखा हुआ शीत प्रधान देशों के जीवों में ये पाई जाती है। नियत तापी जिसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड और अनियत तापी दोनों में मिलता है भाई ये, यानी इसका मतलब क्या है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड आप देखेंगे कि दोनों में ही ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, गिलहरी देखिए, भालू और कुछ कीटभक्षी दोस्तों आप देखेंगे, कीटभक्षी या फिर आप देखेंगे चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार दोस्तों सर्दियों में उपलब्ध नहीं होते तो वो शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ जो गिलहरी हो गया, भालू हो गया, या कुछ कीटभक्षी चीज़ें हैं, या फिर मान लो चमगादड़ें हैं, इनको मान लो कि गर्म मौसम का आहार नहीं मिल पाता, गर्मी में जो आपका भोजन मिलता है वो इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा सर्दियों में, तो इस वजह से शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है, देखो क्या क्या होता है यहाँ पर। हाइबरनेशन में जीवों का तापमान जो उनका आश्रय स्थल है उसके तापमान के बराबर हो जाता है, यानी कि आश्रय स्थल का मतलब क्या हुआ, जिसमें वो रह रहे हैं। एक्चुअली अब आप एक बात बताइए, कोई भी जीव है यहाँ पर जो कि बहुत ठंडे इलाके में रह रहा है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, घर बना रखा है, ठीक है, ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी मिल सके, ठीक है, आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों शीतकाल में बिल्कुल इस घर का तापमान भी कितना हो जाता है, जितना कि उनके शरीर का तापमान है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेंगे, अब ये हाइबरनेशन की स्थिति में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, श्वसन प्रक्रिया दोस्तों कहीं ना कहीं वो सांस जो लेते हैं वो मंद होने लगती है, ठीक है। उपापचय क्रिया दोस्तों उनकी घटने लगती है, ठीक है। हाइबरनेशन से पूर्व दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने आप को जीवित कैसे रखते हैं फिर ये, इसका मतलब क्या हुआ, जब उपापचय क्रिया ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, श्वसन की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये अपने आप को जीवित कैसे करते हैं दोस्तों। हाइबरनेशन में जब ये गए थे शीत निष्क्रियता में, उससे पहले इन्होंने शरीर में कुछ वसा जमा कर रखी थी, उसका प्रयोग करते हैं और लंबे समय का 2-3 महीने तक क्या होते हैं, ये जीवित रहते हैं। जैसे ही आपका ठंड निकल जाती है, गर्मी का मौसम आता है, धूप निकलता है, तो ये अपने आप को फिर से एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मान लो कृदंत जिनको बोलते हैं रोडेंट्स में पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन शामिल होते हैं। ये शीत निष्क्रिय यानी कि स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी मतलब क्या हुआ, स्तनधारी का मतलब है जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, यानी कि ये अंडों से बच्चे पैदा नहीं करते, सीधे बच्चे पैदा होते हैं इनके। और वैसे करदंत यानी कि जो दंत वाले होते हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गिलहरी, ठीक है, ये सारे शीत निष्क्रिय हैं। उसके बाद देखेंगे छुछंदर, इसको बोलते हैं यानी कि मस्ट, आप देख सकते हैं गिलहरी मतलब स्क्वेरल, उसके बाद है छुछंदर मतलब होता है मस्ट रैट्स, चूहे मतलब रैट्स, और मूसक मतलब दोस्तों माइक, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी क्या हैं, एक तो ये आपसे पूछ देता कि करदंत यानी रोडेंट्स में कौन कौन शामिल
है या कौन शामिल नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे, एक और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये सारे स्तनधारी हैं, यानी कि इनके डायरेक्ट क्या होते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये क्या शीत निष्क्रियता करते हैं? बिल्कुल करते हैं, याद रखना है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो हमने अभी आप देखेंगे कि जैव विविधता से संबंधित जो भी आपका थ्योरी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, थ्योरेटिकल जो पार्ट था, ठीक है। और इसके बाद हम जो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जितने भी जैव विविधता से संबंधित हमारे जो प्रश्न बनेंगे उसको हम देखने वाले हैं, जो प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, MCQs के